हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता देवानंद के इकलौते बेटे सुनील आनंद की 26 जुलाई 2026 को लंदन में हार्ट अटैक आने की वजह से 70 साल की उम्र में डेथ हो गई दोस्तों। सुनील आनंद, जिनका जन्म 30 जून साल 1956 को स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख शहर में हुआ था, वो हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक थे। उनके पिता देवानंद भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं, जबकि उनकी मां कल्पना कार्तिक अपने समय की लोकप्रिय अभिनेत्री थीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनील आनंद का बचपन भारत और विदेश दोनों जगहों के माहौल में बीता। उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की और वहीं से फिल्म निर्माण और अभिनय में रुचि विकसित की। उसके बाद सुनील आनंद ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। साल 1984 में उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्देशित फिल्म आनंद और आनंद से अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कार्थिव और मैं तेरे लिए जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें अपने पिता जैसी लोकप्रियता और सफलता नहीं मिल सकी। कुछ समय बाद उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली और कैमरे के पीछे काम करना शुरू कर दिया। सुनील आनंद ने फिल्म निर्देशन में भी हाथ आजमाया और 2001 में मास्टर नाम की फिल्म का निर्देशन किया। अपने पिता की डेथ के बाद उन्होंने परिवार की प्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी नवकेतन फिल्म्स की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का काम किया। वो हमेशा अपने पिता की यादों और उनके सिनेमा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहे दोस्तों, लेकिन उन्हें कभी एक बड़े स्टार के रूप में पहचान नहीं मिल पाई। वो चाहते थे दोस्तों कि अपने पिता देवानंद की फिल्मों और उनके विचारों और उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य में वो पुराने फिल्मी दस्तावेजों, यादगार चीज़ों और अधूरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते रहे। और बताया जाता है दोस्तों कि वो अपने पिता पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री और कुछ अन्य फिल्मी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ देवानंद के जीवन और काम को और बेहतर तरीके से जान सकें। सुनील आनंद हमेशा अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने गए दोस्तों। उन्होंने कभी स्टारडम का दिखावा नहीं किया और ना ही अनावश्यक विवादों का हिस्सा बने। यही वजह कि भले ही वो बड़े अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध ना हो सके, लेकिन फिल्म जगत में उन्हें एक शांत, सादगी पसंद और अपने परिवार की विरासत को सम्मान देने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। 26 जुलाई 2026 को उनकी डेथ की खबर ने हिंदी फिल्म जगत और देवानंद के प्रशंसकों को गहरा दुख पहुंचाया। उनके जाने के साथ देवानंद परिवार की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी हमेशा के लिए बिछड़ गई। अगर सुनील आनंद के निजी जीवन के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी को मीडिया और लाइमलाइट से दूर रखते थे और यही वजह है कि उनके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने आई। आज भले ही सुनील आनंद हमारे बीच नहीं है दोस्तों, लेकिन अपने पिता की विरासत को संजोने के लिए किए गए उनके प्रयास और उनका सादा व्यक्तित्व हमेशा लोगों की यादों में जीवित रहेगा। एक ऐसा भी दौर था, दिल का दौर था। और क्या माहौल था उस ज़माने की, आपकी जो पहला इश्क था, सही इश्क था, सुरैया, आप उनसे शादी नहीं कर पाए क्योंकि वो मुसलमान थी। ये मैं नहीं कह सकता कि ये उसकी वजह क्या थी। लोगों ने मुझे कहा है इसलिए शादी नहीं कर सका कि वो मुसलमान थी, लेकिन फैक्ट यह है कि मेरा सबसे पहला प्यार था और मैं उसके लिए रोया हूँ। अगर देवानंद किसी लड़की के लिए रोया है, और मैं बहुत यंग था, वो बहुत बड़ी स्टार थी, गाड़ी में जाती थी, मैं ट्रेन में जाता था, स्टेशन पर उतरता और पैदल चलते चलते उसके दरवाजे में खटखटाता था और उसके साथ जाके बैठ जाता था। तो मैंने, एंड आई थॉट शी लाइक मी, शी लव्ड मी, आई फेल्ट वेरी 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 मार्वलस। तो मैं प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया। मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त रिंग बनाई, उसको भेजी, उसका जवाब बिल्कुल नहीं आया और मैं तड़प उठा। और फिर मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया। उसकी माँ ने कहा मैं बात कराऊंगी आपसे। माँ सिंपैथेटिक थी, दादी, उनकी नानी सिंपैथेटिक नहीं थी। तो मैं एक बार उसके बाद मैं सुरैया से मिला हूँ और आई वाज रिकन्फर्म्ड इन माय थॉट मेरी शादी होगी। लेकिन उसके बाद फिर उसकी चुप्पी 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 until the time I thought she was not available. And then मैं इतना उदास, मेरी आंखों में आंसू, मैं अपने बड़े भाई चेतन के कंधों पर रोया
उन्होंने मुझे दिलासा दिया। उसके बाद देवानंद का करैक्टर है जो वही कि हम दोनों में है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक ऐसा थॉट आया कि यार ये चीज निकल गई, निकाल डालो, और निकल गई। और अगर रहती तो देवानंद आपके सामने नहीं होता था उस वक्त। गोल्डी, शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं कि गोल्डी विजय आनंद आपके आपके छोटे भाई थे। मेरे छोटे भाई। आपका रिश्ता चला नहीं? बहुत चला। मैं जब बम्बई आया तो मुझे ब्रेक मिला, और जब ब्रेक मिला तो मेरी सारी फैमिली को मैं बम्बई लेके आ गया। मेरी छोटी बहनें, मेरा छोटा भाई जिसका नाम विजय आनंद था, उसका हमने सेंट जेवियर्स कॉलेज में डाल दिया। और सेंट जेवियर्स कॉलेज में भी वो ड्रामेटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, और शार्प फैंटास्टिक ब्रेन। कुछ बड़े भाई चेतन से सीखा और कुछ देवानंद को सेट पर एक्ट करते करते सीखा। कहा जाता है कि आनंद भाइयों के अंदर बनती नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत इजी गोइंग हूँ। मैंने अगर कंपनी बनाई तो मैंने चेतन साहब के लिए बनाई, क्योंकि चेतन साहब डिजर्व करते थे, और अफसर बनी। अफसर नहीं चली तो मैं अपने एक दोस्त गुरुदत्त को लेके आ गया, वो बहुत बड़ी हिट हुई। और उसके बाद फिर वो भी चले गए, तो फिर मैं एक पिक्चर बनाई टैक्सी ड्राइवर। बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म, जो कि विजयानंद ने लिखी। और लिखते लिखते ही ऐसा लगा कि ये तो भी बहुत बड़ा फिल्म मेकर भी बन सकता है। मेरा छोटा भाई है और बड़ा शार्प है, और ये सोचता भी है। ब्लैक एंड व्हाइट में थी और टैक्सी ड्राइवर के ऊपर थी। और जब मुझे याद है उसका प्रीमियर हुआ था तो मिनर्वा टॉकीज में हुआ था, और जो लंबी सड़क जाती है थिएटर के सामने से, तो दूर तक जहां तक आपकी आंखें जाती थी, टैक्सियां ही टैक्सियां, टैक्सियां 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 टैक्सियां। और लगा कि बहुत जबरदस्त, और उस जमाने की जबरदस्त हिट थी, जबरदस्त हिट थी। आज भी मजा आ जाए आपको देखने का। ऊपर वाले ने दे तो बहुत कुछ दिया है। आप कहीं से जैसे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से निकल के आज फर्स्ट क्लास भी आपके लायक नहीं है, लेकिन जिंदगी में खोया क्या है? लेकिन तमन्ना पाने की और भी है। मैंने इतना कुछ पा लिया है, ऐसा लगता है कि मैंने सारा जहान पा लिया। मेरे अंदर है, मैं बाहर भी देखता हूँ। मेरी तमन्ना रहती है लोगों से मिलने की, क्योंकि लोग ही हैं जो मुझे सारी कहानियां देते हैं। मैं अखबारें पढ़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ। जब किसी कहानी को मैं कंसीव करता हूँ तो उस वक्त मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ जो उस कहानी से ताल्लुक रखते हैं। तो I'm a motion picture maker. I think it's the greatest profession in the world ever. एक आप बात अपने में बादशाह हो उस वक्त। हाँ हाँ। एक बात, सुरैया के जैसे आपका रिश्ता नहीं चला, क्या राज कपूर का कभी रिश्ता नरगिस के साथ जो था वो भी इसी कारण टूट गया? मैंने कभी राज कपूर से पूछा नहीं, लेकिन सही है कि मैंने राज कपूर और नरगिस के साथ काफी वक्फा बिताया। सोवियत यूनियन में 6 हफ्ते बिताए। मैं कंप्लीट जानता हूँ वो कैसे थे। और इश्क तो था उनके बीच? बिल्कुल था, इकट्ठे रहते थे और दिलीप बड़ा प्यार करते थे एक दूसरे के साथ। उस वक्त ऐसा लगता था। लेकिन मेरा कोई उस वक्त कोई बिजनेस नहीं था कि मैं उनसे ये पूछूं। उनका अपनी जाती बात थी। दिलीप कुमार और कामनी कौशल का भी इसी वजह से टूटा? मैंने सुना कि उनका भी एक रिश्ता था किसी फिल्म के दौरान में, लेकिन ये उनका रिश्ता था। मैं आई नेवर बॉदर। देखो, अगर मैं इन चीजों में बॉदर करना शुरू कर दूं तो मैं अपनी चीजें भूल जाऊं। तो आपका दिल तो एक बार और भी टूटा है, जब जीनत अमान ने तोड़ा। टूटा, बिल्कुल टूटा, क्योंकि जीनत अमान ने तो मेरे साथ काम किया। जीनत अमान तो एक कल्ट फिगर बन गई हरे राम हरे कृष्णा में, और जीनत अमान के लिए मेरे पास एक बहुत जबरदस्त कहानी थी। लेकिन उसी वक्त मुझे लगा एक सेकंड के लिए एक पार्टी के अंदर कि जीनत अमान मुझसे पूछे बगैर कुछ ऐसी बात कर रही है प्रोफेशनली, जो शायद अगर मुझे बता दिया होता तो मैं माइंड नहीं करता था। कौन, ये राज कपूर के साथ बात थी? हाँ, ऐसा लगा, और करेक्ट भी था। वो मिलने गई होगी सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, और जाना भी चाहिए था। लेकिन जब उसने 2-3 साल मेरे साथ बिताए हरे राम हरे कृष्णा में, हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो गया और आगे भी बहुत बातें होने वाली थी, तो फिर मैंने कहा भी बहुत अच्छा, उसको उस रास्ते पे जाने दो, उसकी किस्मत है। और फिर मैं जिस रास्ते पे चल रहा था वो रास्ते पे और खुलने शुरू हो गए। क्योंकि अपसेट जिंदगी की जो जितनी भी हार है, हार के बाद आपके सामने दरवाजे खुलते जाते हैं, और हार का होना जरूरी है। अगर वो हार रहा हो तो दरवाजे कैसे खोलें? ग्रोथ है। आपका दिल तो आशिक है, ये बताइए। अगर मेरा दिल आशिक नहीं है तो मेरा कोई हक नहीं कि मैं फिल्म बनाऊं।
तो इश्क क्या वहीद रहमान से भी हुई थी? सेट पे प्यार थी, सेट पे प्यार करता था, मेरी को स्टार थी, लेकिन ऐसा इश्क नहीं है क्योंकि एक सड़की आदमी इस जैसा उसके दिमाग में है। मेरे नजर में तो गाइड से बढ़िया फिल्म बनी नहीं। आपकी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी? दुनिया कहती है गाइड, मैं भी कहता हूँ गाइड, इसलिए कि मैं कहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। मैंने जब भी कोई फिल्म प्लान की है उस वक्त ये लगा है कि शायद ये ही इस वक्त मेरी अच्छी फिल्म है। अगर मुझे वो फीलिंग नहीं है तो मुझे बना। लेकिन गाइड ऐसी फिल्म थी कि हर कानून को तोड़ दी थी। रोजी एक निकलती है, शौहर को कहती है कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, आती है अपना करियर बनाती है, उस जमाने में अपना करियर बनाती है, करियर के साथ आपसे इश्क करती है, आपके साथ रहती है। कौन उस वक्त ये सब करता था? और फिर आपको भी ठुकरा देती है। अब एमजे, मैंने गाइड बनाते वक्त अपना सारा धन पिक्चर के अंदर लगा दिया था, किसी के धन लिए, और गाइड बिक नहीं रही थी। अंग्रेजी वर्जन गाइड अमेरिका में फ्लॉप हो गई थी, और अंग्रेजी वर्जन के लिए भी मैंने इंसिस्ट किया था कि वहीदा को लो, और हिंदी वर्जन भी मैंने अपने बलबूते पर बनाई और इसका बिल्कुल टोटल चेंज कर दिया था स्क्रिप्ट। और जब रिलीज हुई तो लोगों को अच्छी लगी, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे थे, सोच में पड़ गए। शायद टैक्सी ड्राइवर की हिट जब हुई थी और ब्लैक में जब टिकट बिक रही थी, वही देख के आप, मतलब कौन सी फिल्म थी आप ब्लैक कर रहे थे? काला बाजार। नहीं, काला बाजार। सुनो, ये गोल्डी की ग्रोथ है, विजयनाथ की ग्रोथ है। जब उसको काला बाजार नहीं, गोल्डी को ब्रेक मिला 9/11 में। 9/11 के बाद फिर गोल्डी, काला पानी में मैंने अपने एक दोस्त राज खोसला को दी, और काला पानी के बाद मैं काला बाजार गोल्डी को दिया। और काला बाजार के ये सीक्वेंस मदर इंडिया के सामने, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, दुनिया बात करती है। जब जहां जाता हूं लोग मुझसे पूछते हैं। और काला बाजार के बाद हम दोनों तेरे घर के सामने, और उसके बाद कलर का जो फेस चालू हुआ है, देवानंद विजयनंद कॉम्बिनेशन, चाहे वो गाइड था, चाहे जूल थीफ था, चाहे तेरे मेरे सपने था। एक आपको लगता नहीं है, आप लाहौर से आए थे, लगता नहीं कि हम दोनों का प्रीमियर शायद लाहौर में भी करना चाहिए? अगर लाहौर वाले बुलाएंगे तो जाऊंगा। और आप अगर इशारा करेंगे तो कैसी हिम्मत है कि वो नहीं बुलाएं? मैं जानता हूँ, सब लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे दोस्त भी वहाँ पे। मैं लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में था, मैंने BA ऑनर्स किए थे, और मैं MA जाना चाहता था। मेरे पिताजी की उस वक्त माली हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने 3rd क्लास कंपार्टमेंट की टिकट पकड़ी। और मैं किसी को बम्बई में नहीं जानता, उस वक्त बम्बई हुआ करता था, किसी को नहीं जानता था। मैं बॉम्बे सेंट्रल में उतरा, मैं 2 साल का स्ट्रगल किया, और 2 साल के स्ट्रगल के बाद जब मुझे ब्रेक मिला हम एक है में, तो हम एक है का वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू चल रही थी। और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान का आज़ादी का ना देखा, सारे फेजेस देखे हैं। उस जमाने के लाहौर और आज के लाहौर में क्या फर्क है? कैसे वो लाहौर बदल गया? मैं 55 साल के बाद गया था अटल बिहारी वाजपेयी के बस राइड में, और उसके बाद जब मैंने लाहौर देखा तो सबसे पहले मैं तलाश कर रहा था कि मेरा वो कॉलेज कहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रही थी, कुछ जोग्राफिया चेंज हो गया था। लेकिन एक तो वहां तोप पड़ी रहती है म्यूजियम के सामने। जब मैंने तोप को देखा तो मैंने कहा मुझे मालूम मैं कहाँ पहुंचा। आज शीला की जवानी चल रही है, आप ये बताइए शीला रमानी में क्या जादू था जो शीला की जवानी से कम जादू था या ज्यादा जादू? नहीं, देखो, सेक्स में जादू होता है, हर जवान लड़की में सेक्स होती है, और उस वक्त और घड़ी में भी जादू होता है। अब ये कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें अगर कोई स्क्रीन पर नाचता था तो शीला रमानी थी, इस वक्त शीला की जवानी नहीं थी। अगर आज वो चले तो उसको लोग कहेंगे इसको बाद में देखते हैं, पर इसको देखते हैं। तो दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, दिस इज मोमेंटरी। तो इस वक्त क्या चल रहा है, कल क्या चलेगा कुछ और होगा, जो कल चला कुछ और होगा, परसों क्या चलेगा कुछ और होगा। और यही थिंकिंग है पिक्चर बनाने वाले की। भाई, आप नहीं समझते कि मैं किन दौरों से गुजरता हूँ। देव साहब, एक सवाल का जवाब, कौन सी फिल्म आज बनी है जो 50 साल बाद जिसका प्रीमियर हो सके? वेल, ये तो दुनिया की डिमांड पर जाहिर है, और मैंने इसलिए किया है कि हम दोनों, नव कीर्तन की ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद कलर शुरू हुआ, गाइड बनी। और जब ये कलराइजेशन का दौर चला तो लोग मेरे पास आए कि हमने सारी इंडस्ट्री को टटोला है, सारी फिल्मों को देखा है, और हमें लगता है कि हम आपकी फिल्म हम दोनों को कलराइज करना चाहते हैं। तो पहले तो मैंने उनको सीरियसली लिया नहीं, मैंने कहा मुझे कुछ टुकड़े दिखाओ। लेकिन जब वो कलराइजेशन करके लाए अकबर मेरे पास,
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ब्लैक एंड वाइट से भी अच्छा लग रहा है। और उसी वक्त मुझे आईएनबी मिनिस्ट्री ने मेरा स्वागत किया। मेरी कंपनी के 60 वर्ष मनाए दिल्ली के अंदर, और अंबिका सोनी थी। तो मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास एक कलर प्रिंटर है, हम दोनों को मैं लेके आता हूँ। तो मैं घड़ी घड़ी इस बात को बताता हूँ इसलिए कि वो बात मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जम चुकी है। जब मैं इस प्रिंट को, कलर प्रिंट को दिल्ली पहली बार मैंने फोर्ट ऑडिटोरियम में देखा, तो पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा, उतने लोग बाहर। वो तो आपके आशिक हैं, ये तो बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। आप एक बात बताइए देव साहब, जब आप हम दोनों देखते हैं तो नाम तो डायरेक्टर अमरजीत का है शायद, लेकिन गोल्डी की आपको याद नहीं आती? ये सब कुछ गोल्डी ने किया है। सब कुछ गोल्डी ने स्क्रिप्ट भी गोल्डी ने लिखी है, डायरेक्ट भी गोल्डी ने किया है। लेकिन अमरजीत चूंकि हमारा दोस्त था और कंपनी में काम करता था और पब्लिसिटी में माहिर था और आसपास रहता था और प्यार था उसके साथ, तो हमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो उसका नाम दे दिया हमने। विजय आनंद गोल्डी आपके भाई थे? हमने इसको बर्लिन फेस्टिवल में लेके गए तो अमरजीत भी साथ था, गोल्डी भी साथ था। गोल्डी शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं कि गोल्डी विजय आनंद आपके छोटे भाई थे। मेरे छोटे भाई। आपका रिश्ता चला नहीं? बहुत चला। मैं जब बंबई आया तो मुझे ब्रेक मिला, और जब ब्रेक मिला तो मेरी सारी फैमिली को मैं बंबई लेके आ गया। मेरी छोटी बहनें, मेरा छोटा भाई जिसका नाम विजयानंद था, उसको हमने सेंट जेवियर्स कॉलेज में डाल दिया। और सेंट जेवियर्स कॉलेज में भी वो ड्रामेटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, और शार्प फैंटास्टिक ब्रेन। कुछ बड़े भाई चेतन से सीखा और कुछ देवानंद को सेट पर एक्ट करते करते सीखा। कहा जाता है कि आनंद भाइयों के अंदर बनती नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत इजी गोइंग हूँ। मैंने अगर कंपनी बनाई तो मैंने चेतन साहब के लिए बनाई, क्योंकि चेतन साहब डिजर्व करते थे। और अफसर बनी, अफसर नहीं चली तो मैं अपने एक दोस्त गुरुदत्त को लेके आ गया, वो बहुत बड़ी हिट हुई। और उसके बाद फिर वो भी चले गए, तो फिर मैं एक पिक्चर बनाई टैक्सी ड्राइवर। बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म, जो कि विजयानंद ने लिखी। और लिखते लिखते ही ऐसा लगा कि ये तो भी बहुत बड़ा फिल्म मेकर भी बन सकता है। मेरा छोटा भाई है और बड़ा शार्प है और ये सोचता भी है। ब्लैक एंड व्हाइट में थी और टैक्सी ड्राइवर के ऊपर थी। और जब मुझे याद है उसका प्रीमियर हुआ था तो मैंने टॉकीज में हुआ था, और जो लंबी सड़क जाती है थिएटर के सामने से, तो दूर तक जहां तक आपकी आंखें जाती थी, टैक्सियां 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 टैक्सियां, और लगा कि बहुत जबरदस्त। और उस जमाने की जबरदस्त हिट थी, जबरदस्त हिट थी। आज भी मजा आ जाए आपको देखने का। आखिरी सवाल देव साहब, कैलेंडर तो कहती है कि आपकी उम्र 87 या 86 की है, लेकिन आपके दिल की उम्र क्या है? मेरे दिल की उम्र है जैसा मेरा दिल चाहे उस वक्त। अभी दिल क्या कह रहा है, क्या उम्र? जवान है। अगर मैं जवान नहीं होता तो गाड़ी में बैठ के आपके साथ यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आता। अगर मैं जवान नहीं होता तो मैं इस उम्र पर चार्जशीट नहीं बनाता। अगर मैं जवान नहीं होता तो मैं शायद, मेरे दिमाग में इतना भंडार है कि एक किताब रोमांसिंग विद लाइफ तो क्या है, मैं 6 और लिख सकता हूँ। मैं बहुत फास्ट हूँ, बहुत मोटिवेटेड हूँ। जब मैं शुरू होता हूँ तो वही करता हूँ, उसी से खाता हूँ, उसी से पीता हूँ, उसी से जीता हूँ। बड़ी अनयूजुअल पर्सनैलिटी है, लेकिन मेरे लिहाज से फैंटास्टिक पर्सनैलिटी है। और बड़ा सेल्फिशली अपने आप से करता हूँ। तो अगर मैं अपने आप से नहीं करूँगा तो दुनिया मुझे कैसे पसंद करेगी? देव साहब बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा लग रहा है। आप परफॉर्मेंस भी करो, एक्टिंग करोगे, पिक्चर बनाओगे, पिक्चर कंसीव करोगे, किताबें लिखते हो, तो जो किताब तो एक फैंटास्टिक चीज है, लेकिन इसी किताब पे फिल्म बना सकते हो, दुनिया देखेगी। किताब मैं लिखूंगा, फिल्म आप बनाएंगे। वैसे आपको भी कहने को बहुत कुछ होगा। इतनी बातें, इतनी खूबसूरत बातें देव साहब ने कही। पिछले 50 सालों में आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्या चेंजेस देखे हैं? क्या चीज़ देखी? चेंजेस। जैसे हर रोज़ एक चेंज है, वही है, हर रोज़ एक चेंज है। सूरज वही है, किरणें वही हैं, दिन वही है, रात वही है, क्लाउड वही है, इंसान वही है, लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ तब्दीली नज़र आती है। मोशन पिक्चर मेकिंग वही है, सेलुलर वही है, कैमरा वही है, कहानियाँ वही हैं, लेकिन टेम्पो फास्ट है, लोग ज़्यादा हैं, दिल की धड़कनें तेज़ हैं, रेस्टलेस है बहुत ज़्यादा है, लोग इतने हैं, बेकारी इतनी है कि बड़ी ज़बरदस्त परेशानी है लोगों को, वो पिक्चर में रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन मज़ेदार बात है, वी गॉट टू गो विद द टाइम्स। वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, कल भी अच्छा था, कल भी अच्छा होगा। इसमें हम किसी डिक्राइन नहीं करना चाहिए, जो है सो है, उसको फेस करो। लोग आपको सबसे स्टाइलिश एक्टर मानते हैं, आप खुद को क्या मानते हैं?
मैं अपने आप को अपने आप मानता हूँ. आई डोंट नो व्हाट स्टाइल इज. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें कोई स्टाइल है तो है, नहीं है तो नहीं है. और जो मैं हूँ वही हूँ स्क्रीन के ऊपर, टोटली. तो शायद यही लोगों को अच्छा लगता है. तो कुछ तो लोगों को अच्छा लगता होगा जो मुझे पसंद कर रहे हैं. हालांकि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, नोबडी इज परफेक्ट. और परफेक्शन तो है भी कहीं नहीं. किसी में कोई बहुत सी बुराइयाँ होती हैं और एक इतनी अच्छी चीज़ होती है कि बहुत ही अच्छी लगती है, वो आदमी आउटस्टैंडिंग लगता है. और किसी में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं कि इतनी बुरी बुराई है कि बुराई बहुत बुरी बुराई लगती है, वो बुरा आदमी होता है. सो एविडेंटली वट एवर आई एम, people must have liked me, and I'm very honest with myself when I'm playing my roles, and I'm very honest with my profession. और मैं अपने काम के बारे में बहुत सोचता हूँ और सोच समझ के करता हूँ. इतनी सोच समझ के करता हूँ जितनी सोच समझ मुझ में है. परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ओवर द ईयर्स काम करते करते एक अजीब एक्सपीरियंस आ जाता है. पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, अवेयर हूँ, दुनिया को घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, लिखता भी हूँ, एनलाइटेंड हूँ. तो उस एनलाइटनमेंट में जो चीज़ें मुझे सूझती हैं मैं दुनिया को कहना चाहता हूँ. अगर अभी नहीं कहूँ तो कब कहूँगा? अभी इतने एक्सपीरियंस के बाद किसी का एक्सपीरियंस है मुझे पिक्चर बनाने का इतना? 45 मेरा कैरियर शुरू हुआ, 2001 में आप मुझसे बात कर रही हैं. कितनी लंबी स्टारडम, कितनी 49 में नवकेतन शुरू हुआ. लोग आए और गए और आए और गए. कितने लोगों ने ब्रेक लिया, लेते चले जाएंगे. और मैं लोगों को कास्ट करता हूँ, मुझे मज़ा आता है. और हर फिल्म जो मैं बनाता हूँ मेरे लिहाज से पिछली फिल्म से बेटर होती है. दुनिया उसके बारे में क्या कहती है उसका मुझे पता नहीं. शायद दुनिया पीछे रह जाती है, शायद हो सकता है. लेकिन जब ऐसी कहानी जो बना रहा हूँ, जो बनाऊँगा, कभी पकड़ में आ गई तो फिर 25 साल लोग भूलेंगे नहीं, बता दूँ आपको. वैसे भी जो फिल्में हमने बनाई लोग भूलेंगे नहीं, तो डिफरेंट हैं. हर फिल्म में एक थॉट है, जो ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है. मुझे मज़ा आता है और मेरे पास फैसिलिटी है, मेरे पास नॉलेज है. मैं बनाना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं बनाऊँगा? कौन रोकने वाला है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है. और तो कोई नहीं बनाता. और करेजियस भी कोई नहीं है. लोग डरते हैं, घबराते हैं, अपनी फेम से घबराते हैं, पैसे का नुकसान हो जाए उससे घबराते हैं. तो मैं तो जैसे था, मैं 400 रुपये पर गया था पूना, 400 रुपये महीने पे. तो वो मैं वेरी रिच मैन, तो मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता. मैं इतना धनी हूँ कि मैं तो सबसे ज़्यादा धनवान हूँ सारी दुनिया में. मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ. हमेशा जो मेरे दिमाग में बात सोचती है, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, ये बात कहनी चाहिए तो मैं क्या डालता हूँ. मैं किससे पूछता नहीं हूँ, अपने मन से पूछता हूँ. मन से पूछता हूँ, ठोकता हूँ, बजाता हूँ. नेगेटिव और प्रॉस एंड कॉन्स टोटल, और ठोक बजा के बढ़ जाता हूँ. क्योंकि आदमी बढ़ने वाला एक ही होता है, बाकी फॉलोअर्स होते हैं, झंडा दे के पीछे जाते हैं. कितने ओपिनियन मेकर्स हैं.